जय हिंद बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिस विद राजा सर पे। बच्चों आज हम क्लास 12 का जो हिस्ट्री है बच्चों उसके चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे। और ये चैप्टर नंबर 9 का प्यारे बच्चों पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। जिस चैप्टर का नाम है दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार। दिल्ली सल्तनत क्या होता है, उस पर किन किन राजाओं ने, किन किन सुल्तानों ने शासन किया, इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे देखता हूं वीडियो पे क्लिक करते हैं पर वो पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। उनको मैं बता देना चाहता हूं बच्चों, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो देखने से ज्यादा आपको बच्चों एग्जाम दे करके पास होना है, ठीक है। अगेन मैं हर वीडियो में यही फोकस करता हूं कि बच्चों पढ़ाई करके ही हम पास हो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए दिसंबर 2025 का ये रिजल्ट है प्यारे बच्चों। ये दिसंबर 2025 का रिजल्ट है जो कि 17 जनवरी 2025 को आया था। इसमें एनआईएस की वेबसाइट से मैंने इसे डाउनलोड किया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हुए हैं वो देखिए आप कितने हैं, 68.34% बच्चे पास हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि 32% बच्चे लगभग फेल हो गए हैं। 100 में से 32 बच्चे फेल है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें यह करना होगा कि हम इस 32% में ना आए, इसके लिए हमें पढ़ाई करनी होगी अच्छे से, है ना। और देखो बच्चों इधर उधर भटकने से अच्छा है आप यहां पे आइए। आपको जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है उसको भी लाइन से सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। वीडियो को क्लिक कर दिया है तो क्यों ना हम पूरी वीडियो एक बार देखें, है ना। आप बहुत सारे चैनल देखते होंगे, एक बार मेरा भी देख के देखिए। तो बच्चों प्यारे बच्चों, आज जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, इसका पहला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत से आप क्या समझते हैं। दिल्ली सल्तनत क्या है? तो प्यारे बच्चों मोहम्मद गौरी जो कि एक तुर्की का व्यक्ति था, तुर्की का आक्रमणकारी था, इसने 1206 तक भारत के अधिकांश, भारत के जो ज्यादातर हिस्से थे इसको जीत लिए। और इसको जीतने के बाद मुस्लिम साम्राज्य की नींव रख दी भारत के अंदर। और भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। तो बेटा क्या बोला मैंने, दिल्ली सल्तनत से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों मोहम्मद गौरी जो कि तुर्की का एक आक्रमणकारी था, इसने 1206 में भारत के अधिकांश भागों को जीत लिया और मुस्लिम साम्राज्य की भारत में क्या करी, नींव डाली, जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 712 ईस्वी में अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? तो देखो बच्चों 712 ईस्वी में जो अरब आक्रमण हुआ था उसमें भारत में जो अरबों का आक्रमण हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? तो सन 712 ईस्वी में भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ था इसका उमैयद खलीफा उनके सेनापति जो उमैयद खलीफा थे, ठीक है, उनके जो सेनापति थे मोहम्मद बिन कासिम। कौन बच्चों? मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने नेतृत्व किया जो 712 ईस्वी में अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ था। किसने नेतृत्व किया इस आक्रमण में? जो उमैयद खलीफा थे। टोटल 4 खलीफा हुए बच्चों। तो जो दूसरे खलीफा थे 4 में से उमैयद खलीफा, उनके सेनापति थे मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने भारत पे जो अरबों का आक्रमण हुआ था उसका नेतृत्व किया था। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जो चीजें समझ नहीं आए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जो भी आपको परेशानियों को समझ सकते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली बच्चों को देखो कई बार ऐसा होता है कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊं पर दूंगा जरूर रिप्लाई, ठीक है। भारत पर अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो भारत पर जो अरबों ने आक्रमण किया, देखो मैंने अभी बताया 712 ईस्वी में अरबों का जो आक्रमण हुआ, तो इनका मेन उद्देश्य क्या था? इनका मेन उद्देश्य था बच्चों मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना। क्या करना था प्यारे बच्चों? मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना, ठीक है। देखिए अब देखिए भारत पर अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य अरब राज्य का विस्तार करना, अरब राज्य को फैलाना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मोहम्मद पैगंबर कौन थे और उनका जन्म कहां हुआ था? तो देखो बच्चों जो बच्चे हमारे मुस्लिम होंगे उन्हें तो पता ही है मोहम्मद पैगंबर कौन थे और इनका
जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इन्होंने कौन से कार्य किए। तो मोहम्मद पैगंबर इस्लाम धर्म के संस्थापक थे और उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहां पे हुआ था प्यारे बच्चों? मक्का में हुआ था। और उनके जन्म के साथ ही इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। क्लियर हो गया? क्लियर हो गए? समझ आ रही है ना चीजें? ठीक है, समझ आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है सर, समझ आ रही है आपकी बातें, समझ आती है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, अरबों का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? अरबों ने भारत पे पहली बार आक्रमण कब किया? तो देखो बच्चों, अरबों का भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ था जो 636 ईस्वी में था। ठीक है, इन्होंने थाने, भरूच, देवल पर हमला किया था। अच्छा, ये थाने, भरूच, देवल, ये जितने भी है बंदरगाह शहर थे। ठीक है, बंदरगाह मतलब समुद्र के किनारे वाले। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों, सिंध विजय पर के समय अरबों का सेनापति कौन था? तो देखो, जब अरबों ने सिंध पर विजय करा उस समय अरबों का जो सेनापति था वो मोहम्मद बिन कासिम था बच्चों। कौन था बच्चों? मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर हो गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, महमूद गजनी कौन था? उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इस क्वेश्चन को देखेंगे, महमूद गजनी कौन था और इसने भारत पर कब आक्रमण किया? तो प्यारे बच्चों सुनिए, अगर आप मुझसे पर्सनली हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ाते हैं। आपकी सबसे पहले बच्चों बुक्स कवर कराते हैं। आपकी जो बुक है एनओएस से जो मिली है, आपके पास बुक है या नहीं है, वो आपको पीडीएफ हमारे थ्रू प्रोवाइड हो जाएगी, वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं साइट से बुक्स। सेकंड इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं यूट्यूब पे भी कराता हूँ पर्सनली। जो मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों जो मेरे से पर्सनली गाइडेंस में रहते हैं उनको मैं और भी ज्यादा कराता हूँ। ठीक है, और प्यारे बच्चों पीवाईक्यू, पीवाईक्यू का मतलब बच्चों जो पिछले साल के आपके पेपर है, ज्यादा पेपर नहीं करने आपको, 3 से 4 पेपर कर लीजिए। ठीक है, जो आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इनफ है बच्चों। आपको सैंपल पेपर कराया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो डाउट क्लियर रहता है उसे डाउट सेशन में भी लेते हैं। अगर आपको हिस्ट्री की बच्चों पूरी तैयारी करनी है एग्जाम तक, आपके एग्जाम जब तक आप पास नहीं हो जाते हिस्ट्री बच्चों, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बस ओनली 300 रुपीज आपको देना होगा, सिर्फ एक बार आपको पेमेंट करनी होगी 300 रुपीज। जब तक आप हिस्ट्री पास नहीं हो जाते तब तक के लिए आपका ये सब्सक्रिप्शन रहेगा। आपको कैसे जुड़ना है बच्चों इसके लिए, बैच के लिए? तो ये मेरा आपको व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और आपको जो भी डाउट आप पूछ भी सकते हैं, पहले भी पूछ सकते हैं बैच ज्वाइन करने से पहले, कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों समझ आ गया? ज्वाइन कीजिए बच्चों। जो ये वीडियोस होती है बड़ी मेहनत लगती है। ठीक है, इसके लिए ज्वाइन करेंगे तो आप मेरे को सपोर्ट मिलेगा सबसे पहली बात। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, महमूद गजनी कौन था और इसने भारत पे कितनी बार हमला किया? तो देखो बाबू, महमूद गजनी भाई कहां का? सुपुतगिन का पुत्र था और गजनी वंश का संस्थापक था और तुर्की गुलाम का सेनापति था। इसने 1000 से 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर कुल 17 बार आक्रमण करे थे। तो बच्चों महमूद गजनी सुपुतगिन का पुत्र था और जो तुर्की गुलाम का सेनापति था। 1000 से लेकर 1026 ईस्वी तक इसने टोटल कितने 17 बार आक्रमण करे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों, महमूद ने प्रथम युद्ध कब और किसके साथ लड़ा था? महमूद ने पहला युद्ध कब लड़ा और किसके साथ लड़ा? ठीक है, महमूद ने बच्चों पहला युद्ध जो था हिंदू साई शासक जयपाल के विरुद्ध लड़ा था, 1001 ईस्वी में लड़ा था। तो बाबू महमूद ने पहला युद्ध कब लड़ा? वो लड़ा 1001 ईस्वी में। किसके खिलाफ लड़ा? हिंदू साई शासक जयपाल के खिलाफ लड़ा। किसके खिलाफ लड़ा बच्चों? जयपाल। क्लियर हो गया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अरबों के सिंध पर आक्रमण के क्या कारण थे? अरबों ने सिंध पर आक्रमण क्यों किया? तो अरबों ने सिंध पर आक्रमण के कारण देखो भाई सुनिए, अरबों ने सिंध पर हमला क्यों करा? क्योंकि जो पहले भारत से जो व्यापार होता था ना समुद्र के रास्ते, तो उसमें अरबों का नियंत्रण था। अब क्या होते थे, जो ये देवोल लोग हैं ये क्या करते थे, उन जहाजों पर, उन नावों पर क्या करते थे, हमला करते थे प्यारे बच्चों। इस लूटपाट से परेशान थे पहले एक तो अरब, जो अरब व्यापारी वगैरह थे। तो अरबों ने जो अरब मालवाहक पोत होते थे उनकी लूट से वो परेशान थे, इसके बदले के लिए। ठीक है, एक तो उन्हें बदला भी लेना था
कि भाई इस लूटपाट से बच जाए, और दूसरा भाई भारत से जो व्यापार हो रहा है उसमें ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए भारत पे ही कब्जा कर लेना है, ठीक है, और इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार करना। देखो अंग्रेज भी तो इसी उद्देश्य से आए थे कि भैया हमें भारत से जो व्यापार है वो सीधा उसका प्रॉफिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण में सबसे बड़ा अंतर क्या था? देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट। महमूद गजनी भी हमलावर आक्रमणकारी था, मोहम्मद गौरी भी आक्रमणकारी था। इन दोनों के हमले में आक्रमणों में अंदर क्या था? देखो महमूद गजनी जो था ना वो केवल लूटने के उद्देश्य से आता था, लूटपाट करता था, चले आता था, 17 बार आया था। और मोहम्मद गौरी था, इसने क्या करा, भारत के अंदर ये आया, ये भारत में ही रह गया और तुर्की शासन की क्या कर दी इसने, भारत में स्थापना कर दी। क्लियर हो गया बच्चों? मोहम्मद महमूद गजनी जो था ये लूटता था चले आता था, लूटता था चले आता था। मोहम्मद गौरी रुक गया यहाँ पे, तुर्की शासन की क्या कर दी, स्थापना, तुर्की साम्राज्य। प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा आधा वीडियो, आधी वीडियो क्वेश्चन 10 तक हो गया, अभी हम 20 तक जाएंगे। कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। क्वेश्चन नंबर 11 है प्यारे बच्चों, तराई का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया और कहां लड़ा गया? तो बच्चों तराई का जो पहला युद्ध था वो 1191 ईस्वी में लड़ा गया, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? तराई का युद्ध, पहला जो युद्ध था तराई का पहला युद्ध कब लड़ा गया? 1191 ईस्वी में लड़ा गया, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया। मैंने बताया मोहम्मद गौरी तुर्की शासन की स्थापना करता है भारत के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, तराई का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? पहला युद्ध बच्चों 1191 में, दूसरा 1192 में लड़ा गया, ठीक है। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सेनापति था और उसकी मृत्यु के पश्चात सत्तारूढ़ हुआ, दिल्ली सल्तनत की क्या कर दी इसने, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बन गया। वापस से सुनिएगा, कुतुबुद्दीन अहमद मोहम्मद गौरी का सेनापति था, मोहम्मद गौरी का क्या था, सेनापति, और उसकी मृत्यु के बाद सत्तारूढ़ मतलब सत्ता में आया और दिल्ली सल्तनत का पहला क्या बन गया, सुल्तान बन गया। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, मामलुक शब्द से आप क्या समझते हैं? मामलुक शब्द होता क्या है? तो मामलुक एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चों स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक। क्लियर हो गया? अब देखिए, अभी हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक भाई मोहम्मद गौरी का सेनापति था, वो सत्ता में आता है, दिल्ली सल्तनत का पहला राजा बनता है। क्वेश्चन नंबर 15, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक क्यों नहीं माना जाता? तो बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इसकी कॉइन्स नहीं मिले, सिक्के नहीं मिले, क्योंकि ना तो उसके नाम के सिक्के मिले और ना ही मध्यकाल में तैयार की गई सुल्तानों की सूचियों में उसका नाम मिलता है, ठीक है। और एक तो ये क्या कहते हैं गुलाम भी था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इसके ना तो इतिहास में हम पता कैसे करते हैं कि भाई इतिहास में ये व्यक्ति था, एग्जिस्ट करता है, उसके सिक्के ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है, इसके कुछ मिले ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, लाख बख्श कौन की उपाधि किसको मिली? लाख बख्श की उपाधि बच्चों, लाख बख्श की उपाधि बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली क्योंकि वह बहुत ही नम्र राजा था, बहादुर एवं वफादार था, ठीक है। उसकी विनम्रता के चलते ही उसे कौन सी उपाधि मिली? लाख बख्श की उपाधि मिली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 प्यारे बच्चों, खलीफा से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों इस्लामिक जगत में के नेता खलीफा कहा जाता है, जो इस्लामिक जगत के नेता होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खलीफा कहते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसे ऊपर करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? सिंहासन पर बैठते समय इल्तुतमिश के सम्मुख कौन सी कठिनाइयां आई कि नहीं? दो, इल्तुतमिश जब सत्ता में बैठा तो उसको कौन कौन सी दो समस्याओं का सामना करना पड़ा? सिंहासन पर बैठते समय इल्तुतमिश के अमीरों तथा अभिजात वर्ग में असंतोष था, प्रशासन असंगठित था, सल्तनत की सीमाएं मतलब फिक्स नहीं थी, ठीक है, और अपरिभाषित थी, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तुर्क ए चहलगनी से आप क्या समझते हैं? तुर्क ए चहलगनी से क्या समझते हैं और इसकी स्थापना किसने करी थी? बच्चों तुर्क ए चहलगनी 40 अमीरों का एक ग्रुप था, समूह था, जो शासन कार्यों में
सुल्तान को सपोर्ट करते थे, ठीक है, हेल्प करते थे, राजा को मदद करते थे, सलाह वगैरह देते थे। इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने कर दी। उसकी मृत्यु के पश्चात इसकी शक्ति में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। जो अमीरों की शक्ति थी प्यारे बच्चों, उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्लियर हो गया इतना, समझ आया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भाई, इक्तादार किसे कहा जाता है? इक्ता प्राप्त करने वालों को इक्तादार कहते हैं। इसका कार्य अपने अधीन क्षेत्रों से राजस्व। देखो इक्तादार क्या है, इक्ता जिस व्यक्ति को इक्ता मिलता था उसको इक्तादार कहते थे। वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने इलाके से कुछ राजा क्या होता था, कुछ जमीन अपने इक्तादारों को दे देता था, वहां से टैक्स इकट्ठा करके राजा को दिया जाए, ठीक है, उन्हें इक्तादार कहते थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, रजिया कौन थी? तो भारत के इतिहास की पहली जो महिला शासक थी वो रजिया सुल्ताना थी। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसे इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के पश्चात सिक्कों पर रजिया का नाम अंकित करवाया और उसको अपना क्या घोषित कर दिया, उत्तराधिकारी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस चैप्टर के 21 क्वेश्चन करवाए। सेकंड पार्ट के अंदर और 20 क्वेश्चन में और करवाऊंगा, ताकि आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना लगे। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो समझ आई आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नहीं समझ आई कोई प्रॉब्लम लगती है, वीडियो को आपने एंड तक देखा है तो प्यारे बच्चों, तो इस कोई आपको समस्या लगती है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, हेल्प चाहिए। मैंने कहा अगर आप मेरे से हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं पर्सनली या कोई सा भी सब्जेक्ट एक पढ़ना चाहते हैं तो आपको बच्चों 300 रुपीज का मुझे सपोर्ट करना होगा, मेरी हेल्प करनी होगी आपको, जिसके अंदर मैं आपको हिस्ट्री की पूरी बुक करवाता हूँ कंप्लीट। सेकेंड आपको पीवाईक्यूज करवाए जाते हैं बच्चों, पिछले साल के जो पेपर है आपके, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं और आपके बच्चों सैंपल क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलता है एनएस की तरफ से, ये पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। इसके साथ बच्चों जो भी आपके डाउट रहते हैं डाउट क्लियर कराया जाता है। सारे बच्चों यूट्यूब पर तो आपको फ्री ही मिलता सब कुछ, पर आपको हर चीज, अच्छा पीएमए से जुड़ी कोई हेल्प है, चाहे आपका प्रैक्टिकल पर, ये सब कुछ इसके अंदर फ्री मिलती है। अगर आप आधार पीएमए इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों, तो उसमें आपको सभी सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, जो भी आपके पास, उसके आपको पीएमए फ्री मिलते हैं। उसके लिए आपको अलग से कुछ चार्ज नहीं, सारे सब्जेक्ट जो आपके पास एक बार एक स्टूडेंट के पास सब्जेक्ट है, आपका असाइनमेंट में लिख करके सारे सब्जेक्ट के पीएमए आपके हमारे द्वारा ही, मेरे द्वारा ही